आगे कैसे हो यार? अच्छे होंगे सब। अब क्या शुरू करना है आज थंबनेल में देख लिया होगा आपने, टाइटल के अंदर भी देख लिया होगा। गुलाम्स लॉ शुरू करने वाले हैं। क्या शुरू करने वाले हैं? गुलाम्स लॉ। लेकिन यार प्रॉब्लम ये आती है ना गुलाम्स लॉ के अंदर कि ये मतलब जो यहाँ पे जो लग रहा है ना वो बल लगता है। यहाँ पे क्या लगता है? बल लगता है। और यहाँ पे लगता है बल। तो प्रॉब्लम ये होती है कि बल होती है वेक्टर क्वांटिटी, है ना, सदिश राशि होती है। बल कैसी राशि होती है? सदिश राशि। और प्रॉब्लम ये आती है कि सदिश राशि की हम आगे कैलकुलेशन नहीं कर पाते, है ना। डेरिवेशंस के अंदर भी प्रॉब्लम आती है और कैलकुलेशन के अंदर भी प्रॉब्लम आती है। मतलब न्यूमेरिकल जब हम करते हैं ना तो उसकी कैलकुलेशन भी नहीं होती। ठीक है, तो आपके लिए मैं एक लेक्चर, इसका नेक्स्ट वाला लेक्चर जो होगा उसके अंदर मैं वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, वेक्टर को कैसे तोड़ते हैं, है ना, जोड़ना तोड़ना दोनों ही लगभग करेंगे। पूरा नहीं करेंगे, 11th में पढ़ के आए हो, है ना। जैसे कि यार एक चीज़ है कि यहाँ पे लग रहा है 5 न्यूटन और यहाँ पे लग रहा है 7 न्यूटन, है ना। 5 न्यूटन थोड़ा सा छोटा बनेगा, ठीक है। ये 5 न्यूटन है, ये 7 न्यूटन है। अगर आपको ये आता है कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा तो बहुत अच्छा, आप गुलाम्स लॉ पूरा कर सकते हो। और जब मैं वेक्टर वाली सीरीज़ बताऊंगा वो भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। होता ये है यार यहाँ पे इसमें कि इसको इस तरीके से अपन समांतर चतुर्भुज बनाते हैं और इसका विकर्ण खींच देते हैं, हाँ। तो ये होता है, सिंपल सा है। लेकिन इसका जो बेसिक फील है ना वो नहीं आती हमें इस समांतर चतुर्भुज के नियम से। तो सारी चीज़ें हम करेंगे और सारी चीज़ों को करने के बाद में करने से पहले, और अभी मैं आज क्या कर रहा हूँ, आज आपको गुलाम्स लॉ का डेरिवेशन करवा रहा हूँ जो कि बोर्ड के अंदर आता है और उसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन, है ना। तो ये पूरा डेप्थ लेक्चर है, डेप्थ लेक्चर 1 है। ये गुलाम्स लॉ करने वाले हैं। पहला टॉपिक आवेश बाकी है, आवेश को हम बाद में करेंगे, है ना। और आवेश ऐसे समझ चुके हो ना, अगर आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गया होगा कि आवेश क्या होता है, आवेश कैसा होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है, और उसके बाद में आवेश को किससे नापते हैं, गुलाम से, है ना। ESU भी होती है और फेराडे भी एक यूनिट है आवेश को नापने की। तो वो सारी चीज़ें। और उससे पहले अभी क्या करने वाले हैं, अभी हम करेंगे गुलाम्स लॉ। अभी हम क्या करने वाले हैं? गुलाम्स लॉ, ठीक है। तो शुरू करें यार। ओके, शुरू करें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन सेशन? हम शुरू करने वाले हैं गुलाम्स लॉ। हम क्या शुरू करने वाले हैं? गुलाम्स लॉ। ओके, इस चैनल पर नए हो तो आपको बता दूं, पहले हमने कर लिया है, पहले हमने काफ़ी कुछ कर लिया है। पहले हमने क्या किया है? पहले हमने ओवरव्यू किए हैं 2, और जिसके अंदर हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है। फर्स्ट वाला, है ना, विद्युत क्षेत्र का जो चैप्टर है उसको हमने कंप्लीट किया है। गुलाम्स लॉ शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक्स बताना चाहता हूँ। बेसिक्स में ये आता है कि एक आवेश है, मैंने क्या बताया था कि एक आवेश को आपने यहाँ पर रख दिया, है ना। कुछ भी इसका चार्ज हो सकता है, कुछ भी इसका चार्ज हो सकता है। ये Q1 है। तो पहली चीज़ कि ये आवेश अगर यहाँ पर पड़ा है तो आपके मन में क्या आना चाहिए कि इसमें से एक लाइट जलेगी, है ना, इसमें से एक लाइट जलेगी। यानी कि ये कुछ इस तरीके से रेखाएं निकालेगा अपने अंदर से। और ये रेखाएं कौन सी है? ये स्थिर विद्युत बल की रेखाएं। ये कौन सी रेखाएं? स्थिर विद्युत बल की रेखाएं। ये सब और अगर ये पॉजिटिव है तब तो इसकी लाइन्स ऐसे बाहर की तरफ होगी, और अगर ये नेगेटिव होगा तो लाइन्स इसमें अंदर घुसेगी, है ना, इस तरीके से। अगर ये नेगेटिव है तो लाइन इसमें अंदर घुसेगी। तो Q1 के लिए ये इस तरीके से बाहर की तरफ लाइनें निकल रही है और -Q के लिए लाइनें अंदर की तरफ आ रही है, ठीक है। जितनी ज़्यादा लाइन्स होती है उतना बड़ा आवेश होता है, यानी आवेश का परिमाण उतना ही ज़्यादा होता है। तो पहली चीज़ कि आवेश, जब भी एक आवेश की बात हो यानी कि उसका एक विद्युत क्षेत्र होता है ना, उसका एक विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। कैसे? मैं बताना चाह रहा था कि अगर यहाँ पर मैंने एक आवेश रख दिया कि +Q है ना, तो पहली चीज़ तो ये आप मान के चलो कि यहाँ पर एक लाइट चल रही है, ठीक है। एक लाइट चल रही है ना। कुत्ता भौंकता है ना, वैसे कुत्ते का एग्जांपल किया था, डॉगी का एग्जांपल। तो डॉगी जैसा डॉगी का भौंकता है ना तो उसके सिग्नल्स निकलते हैं साउंड के। तो वैसे ही यहाँ से भी सिग्नल्स निकल रहे हैं ना, जो कि चारों दिशाओं में हैं।
होता ये है ना कि कुलाम्स लॉ या यूँ कहे कि जो अब आवेशों के बीच में जो बल लगता है वो कभी भी कांटेक्ट फोर्स नहीं होता, वो कभी भी कांटेक्ट फोर्स नहीं होता। वहाँ पे शक्तिमान वाली तकनीक काम आती है, शक्तिमान बालवीर है ना, वो किस तरीके से बल लगाते हैं, वो भी तो जो छुक 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 करके बल लगाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी बल लगता है। लेकिन ऐसा बल लगना पॉसिबल नहीं है, एक दिशा में ही लगे ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। जैसे कि पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं लगता, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं लगता। अगर मैं चाहूँ कि इस मार्कर को मेरे को उधर खिसकाना है, ठीक है, मतलब इस मार्कर को मेरे को सामने की तरफ खिसकाना है, तो मैंने क्या किया, मैंने ये इस तरीके से यहाँ पर बल लगा दिया है ना। एक टाइम में मैंने एक तरफ बल लगाया, इसलिए ये आपकी तरफ आ रहा है। अगर मैं ये ऐसे भी जाता तो भी एक टाइम में एक ही तरफ बल लगता। एक टाइम में मैंने इधर बल लगाया और उसी टाइम दूसरा मार्कर यहाँ पर है, तो मैं उसको नहीं खिसका सकता, इसी उंगली से है। लेकिन आवेश के अंदर, पृथ्वी के अंदर, सूरज के अंदर क्या समानताएं हैं, चुंबक भी हुई, तो इसके अंदर ये होता है कि इनके चारों तरफ बराबर बल लगेगा, है ना, इसके चारों तरफ बराबर बल लगता है। मतलब ये जितनी भी है ना, ये इसका जो एरिया होता है, इसमें अगर आप यहाँ पर कुछ भी ले आओ, यहाँ पर कुछ भी ले आओ, यहाँ पर एक ही है ना, मतलब ये गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहा हूँ मैं अभी। अगर जैसे कि ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी है, तो यहाँ पर भले चांद को यहाँ पर ले आओ, है ना, चांद को यहाँ पर ले आओ, यहाँ पर ले आओ, सबका मतलब एम समान है, एम, ये भी एम है, ये भी एम है, ये भी एम है, तो इन सब पे बराबर फोर्स लगेगा। अगर एक टाइम चांद यहाँ पर है और एक दूसरा चांद को भी यहाँ पर लाके रख दो, एक तीसरे चांद को भी यहाँ पर लाके रख दो, तो वो जो भी फोर्स लगेंगे पृथ्वी की वजह से वो सारे बराबर होंगे, है ना। तो हमेशा यहाँ पे जितने भी बल लगते हैं वो एक क्षेत्र के अधीन लगते हैं। अगर वो गुरुत्वाकर्षण का केस है तो वहाँ पे गुरुत्वीय क्षेत्र लगता है, ठीक है। चुंबक का केस है तो वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र लगता है। और आवेश का है यानी चार्ज का है, चार्ज यानी लाइट, इलेक्ट्रिक, तो ये विद्युत क्षेत्र होता है। तो ये कैसा क्षेत्र होता है, ये आपका विद्युत क्षेत्र होता है। तो अब जितनी भी बार मैं आवेश बनाऊँ तो आप समझ जाना कि यहाँ पर इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है, जो कि 3D में होता है ना, ये भी याद रखना। ये आप पे मतलब ये बोर्ड पे मैंने ऐसा बनाया ना, तो अगर मेरी कोई फिंगर है वो अब यहाँ पे इस तरीके से खड़ी है ना, ये चौखट है, हर बार ये चौखट क्यों हो जाता है। अगर कोई यहाँ पर मेरी फिंगर इस तरीके से है तो इसके चारों तरफ इधर 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 आपकी तरफ, है ना, इधर इधर नीचे, चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ एक गोला बनेगा इस तरीके से, है ना, आर त्रिज्या का गोला बनेगा, तो वो इसका क्षेत्र होता है। अब बल लगने के लिए दो प्रोसेस, मतलब बल लगना एक 2 स्टेप प्रोसेसिंग है। बल लगना मतलब आवेश के द्वारा जो भी बल लगता है ना, वो कैसी 2 स्टेप प्रोसेसिंग है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप जो मैं बता रहा हूँ वो है कि आपने एक आवेश को यहाँ पे रखा, अब आवेश को यहाँ पे रखते ही सबसे पहले क्या जनरेट हो गया, क्या मतलब क्या किस चीज़ का निर्माण हुआ यहाँ पे निर्माण हुआ है विद्युत क्षेत्र का। यहाँ पर किसका निर्माण हो गया, विद्युत क्षेत्र का, है ना। विद्युत क्षेत्र पहले आता है, पता नहीं क्यों कूलॉम्स लॉ पहले पढ़ाया जाता है लेकिन विद्युत क्षेत्र पहले आता है ना। पहले यहाँ पर जैसे ही आपने रखा तो यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। मान लो कि इसका विद्युत क्षेत्र यहाँ तक है, ये ऐसा पूरा गोला है ना, ये इस तरीके से पूरा गोला बना हुआ है। तो मान लो कि इसका विद्युत क्षेत्र यहाँ तक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि कोई दूसरा आवेश है और किसी दूसरे आवेश को, ये मेरा Q1 है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, किसी दूसरे आवेश को मैंने यहाँ पे ला के रख दिया। तो पहली चीज़ तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा ये होती है वह क्षेत्र जिसके अंदर कोई अन्य आवेश लाने पर वह अपने ऊपर एक बल का अनुभव, मतलब अपने ऊपर एक बल को महसूस करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास Q है, इस Q के कारण दिस इज़ द फील्ड। मैंने डॉग के एग्जाम्पल से आपको बहुत ही अच्छे से समझा रखा था। तो डॉग का एग्जाम्पल क्या था कि अगर ये डॉग है ना, अगर ये डॉग है, अब इस डॉग के भौंकने की आवाज़ें इतनी जा रही है ना, इस डॉग के भौंकने की आवाज़ें इतनी जा रही है, या यूँ कहें कि इतनी ही इसकी रेंज है। दोनों ही एक ही चीज़ है। भौंकने की आवाज़ को मैंने रेंज ही तो माना था कि अगर इसके भौंकने की आवाज़ इतनी जा रही है यानी कि ये इसकी रेंज है, ठीक है। तो इसके भौंकने की आवाज़ इतनी जा रही है यानी ये इसकी रेंज है। तो दूसरा कुत्ता जब तक यहाँ पर है, तब तक तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला,
ठीक है, तब तक उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर वो यहाँ पर आ जाता है तो उसको इसका एक प्रतिकर्षण सहन करना पड़ेगा, उससे इसको एक लड़ाई करनी पड़ेगी, और वो ही लड़ाई क्या है, एक तरीके से इसके ऊपर एक बल लगा रही है, वो प्रतिकर्षण, वो लड़ाई ही तो बल है ना। अगर यहाँ पर एक फीमेल डॉग होती तो यहाँ से जो सिग्नल्स निकलते उसको ये कैच कर लेती, उसके ऊपर भी तो एक बल लग गया ना, ठीक है, तो वो भी एक बल है। यानी कि इस रेंज के अंदर आना उस दूसरे के ऊपर बल महसूस करवाता है ना। दूसरा कुत्ता अगर यहाँ तक आता है तो उसको एक बल महसूस होता है, वही बल स्थिर विद्युत बल होता है, और वो बल का जो कारण है वो विद्युत क्षेत्र है। वो कौन सा क्षेत्र है? विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है कि एक ऐसा क्षेत्र, और क्षेत्र कब क्रिएट होता है? क्षेत्र क्रिएट होता है हमेशा Q की उपस्थिति के कारण। क्षेत्र कब क्रिएट होता है? Q की उपस्थिति के कारण, ठीक है। हमने क्या देखा था, चिंटू की स्केल थी, स्केल को इस दूरी पर रखता है, चिंटू स्केल को इस दूरी पर रखता है, और चिंटू स्केल को इस दूरी पर रखता है। वो क्या देखता है कि जब यहाँ पर स्केल है तो ये कागज़ के टुकड़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, यानी कि स्केल के अंदर जितना भी आवेश आया था, स्केल आवेश ही तो था, स्केल के अंदर जितना भी आवेश आया था, अगर ये नहीं समझ में आ रहा ना तो एक बार ओवरव्यू 1 देख के आना और 2 भी देख के आना। तो स्केल के अंदर जितना भी आवेश था उसका वजह से एक क्षेत्र क्रिएट हो रहा था। मान लो वो क्षेत्र इतना ही है ना, तो अगर वो क्षेत्र है ही इतना यार, तो तुम खुद सोचो कि अगर उसकी रेंज ही यहीं तक है तो वो कागज़ के टुकड़ों को कैसे उठाएगा। लेकिन जैसे ही वो स्केल को यहाँ पर लेकर आता है तब क्षेत्र तो वो की वो है, पर दूरी कम हो गई, तो हो सकता है अब यहाँ पर प्रभाव दिखाए, और जब वो इतना पास में लेकर आ जाता है तब वो कागज़ के टुकड़े ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। ये एक सिंपल सा लॉजिक है, एक सिंपल सी परिभाषा है जो कि बड़ी डिफ़िकल्ट सी लगती है, कि वह क्षेत्र जिसके अंदर कोई अन्य आवेश अपने ऊपर किसी बल को अनुभव करे, किसी बल को अनुभव करे, है ना। अब डिपेंड करता है उन दोनों की प्रकृति के ऊपर। अगर प्लस के सामने प्लस ला के रख दोगे तो वो अपने ऊपर प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा, प्लस के सामने माइनस ला के रख दोगे तो वो अपने ऊपर आकर्षण बल अनुभव करता है। ठीक है, ओके। तो पहली चीज़, बल गुलाम का नियम हमेशा चलता है, तो पहले तो आता है विद्युत क्षेत्र, है ना। याद रखना पहले क्या आता है? विद्युत का क्षेत्र। ये मैंने क्या रख रखा है? प्लस का Q1 रख रखा है। प्लस का Q1 रखने की वजह से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति को मान लो मैंने यहाँ तक बनाया था कि ये मान लो मेरा विद्युत क्षेत्र है। मैं क्या कर रहा हूँ कि एक दूसरा Q2 आवेश लाकर रख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पे लाके रख रहा हूँ Q2 आवेश, और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, या मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो मैंने मान ली R है। तो मैंने क्या बताया था कि हमेशा इनके ऊपर लगने वाला बल कैसे होता है, हमेशा इनके ऊपर लगने वाला बल कैसा होगा कि इसका केंद्र मिलाओ, इसका केंद्र और इसका केंद्र मिलाओ, और उसके बाद में एक सीधी लाइन खींचो, उसके बाद में एक सीधी लाइन खींचो, तो इस Q1 के कारण भी Q2 पर बल लगेगा और इस Q2 के कारण भी Q1 पर बल लगेगा। लेकिन दिशा ये क्या होगी? दिशा ये होगी, या तो इधर की तरफ लग जाएगा या इधर की तरफ लग जाएगा, है ना। तो अब देखो, ठीक है, ये मेरी कौन सी डिस्टेंस है? ये मेरी R डिस्टेंस है। Q2 के ऊपर जो भी बल लग रहा है वो Q1 के कारण लग रहा है और बाहर की तरफ उधर लग रहा है ना। अगर मैं इसको अभी के लिए F1 कहूँ, ओनली 1, तथा Q1 के ऊपर Q2 के कारण इधर की तरफ बल लगेगा, है ना। दोनों एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं ना, ठीक है, एक दूसरे से नफरत ही तो हो रही है। यहाँ पर ओवरव्यू फर्स्ट के अंदर बहुत ही अच्छे से देख के आए हो। तो ये दोनों सेम है, सेम के बीच में होती है नफरत, नफरत की वजह से यहाँ पर हो रही है लड़ाई, दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं मुक्का। ये इधर की तरफ खिसकेगा, ये उधर की तरफ खिसकेगा, और ये है मेरा F2। पहली चीज, इसके कारण इस पर लगेगा बल और इसके कारण इस पर भी लगेगा बल। यहाँ पर क्या यहाँ पर क्या है कि F1 इज इक्वल टू F2 होता है ना। इधर जितना बल लगता है उतना की उतना बल इधर भी लगता है, और ये बल बराबर होते हैं।
अगर इन दोनों को मैं मान लूँ F, अगर इन दोनों के मैं मान लूँ F, तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि F1 की जगह भी F और F2 की जगह भी F, है ना। या तो मैं ये कर लूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो आपको समझ में आ गया ना। तो Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल और Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल हमेशा बराबर होता है, ये भी समझ में आ गया। अब देखना, इन दोनों के बीच में जो बल लगता है वो कितना लगता है, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये लगता है बल, है ना। F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये इसका आवेश है, ये इसका आवेश है, और ये अपॉन में क्या हो गया, दूरी का स्क्वायर। अब देखना, देखो क्या है, मैं लिखाने वाला, अब मैं ना थोड़ा सा कुछ लिखना सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कुछ लिखना सिखा रहा हूँ। तो पहली चीज़ तो मैंने क्या दिखाई थी कि बल हमेशा 2 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र बनता है, विद्युत क्षेत्र के अंदर फिर दूसरा आवेश लाते हैं, है ना। विद्युत क्षेत्र के अंदर दूसरा आवेश लेके आते हैं, और फिर दूसरा आवेश जब विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आते हैं उसके बाद में इसके कारण इस पर बल लगता है और इसके कारण भी इस पर बल लगता है। लेकिन अगर हम एक की बात करें तो इसके कारण इसके ऊपर बल लग रहा है ना। अभी भूल जाओ कि Q2 Q1 के ऊपर बल लगा रहा है ना, अभी भूल जाओ कि Q2 Q1 के ऊपर बल लगा रहा है। अभी तो ये देखो कि Q1 था, Q1 एक विद्युत क्षेत्र था, अब उस विद्युत क्षेत्र के अंदर Q2 आया और Q2 के ऊपर एक बल लगा, और वो बल इसके बराबर होता है। वो बल किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। लेकिन एक और चीज़ मैंने क्या बताई थी कि Q1 के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र कितना होता है, Q1 के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र के Q1 अपॉन R स्क्वायर होता है, ठीक है। F के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब याद रखना ये दोनों ही चीज़ें, है ना। अगर ये बल हो गया, और सेकंड स्टेप क्या होता है, बल लगना, है ना। सेकंड स्टेप क्या होता है, बल लगना। कूलाम का नियम ये था, ये जो रूप है ये कूलाम के नियम का है। इसका बेसिक मैंने करवा दिया कि ये डेराइव कैसे किया था। इसको वेक्टर फॉर्म करने वाले हैं हम आज, है ना, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। तो वेक्टर फॉर्म से पहले यार मेरे को कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो, मेरे को कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कभी आपने किसी चीज़ को इस तरीके से देखा, 3i कैप 4j कैप 5k कैप। उसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये मेरे पास एक x डायरेक्शन है, ये मेरे पास y है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, y दिशा में, है ना, ये x दिशा में है। इस इक्वेशन से आप क्या समझते हो मेरे को नहीं पता, लेकिन इसका जो रियल मतलब होता है वो ये होता है कि x को भी 3 में तोड़ दे, 1 2 3, और यहाँ पे मतलब ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो अब यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर 2 3 4 5, है ना। इसका रियल मीन ये होता है कि x दिशा में तो है 3 का, मतलब x दिशा में तो 3 है ना, इतना ये, और y दिशा में 4 है। y दिशा में कितना है, 4। ये इसका मतलब होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि x दिशा में 3 मीटर या 3 सेंटीमीटर, जो भी आप कहो। मैं अगर इसको सेंटीमीटर कह रहा हूँ तो सेंटीमीटर, और मैंने मीटर माना है तो मीटर ले लो। और ये कितना होता है, 4 मीटर। यानी कि विस्थापन कितना हुआ, कुल विस्थापन कितना हुआ, कुल विस्थापन क्या हुआ, देखना। ये तो मैंने इसको तोड़ के बताया कि भाई x के अंदर इतना लग रहा है तो y के अंदर इतना लग रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये वेक्टर है तो वेक्टर में इसको कैसे लिखते हैं, देखना, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4। वेक्टर के अंदर इसको कैसे लिखते हैं, 3i, यानी कि 1 2 3। इसका मतलब क्या है कि i कैप में, है ना, 3i कैप, i कैप क्या बता रहा है, दिशा, i कैप क्या बता रहा है, दिशा, j कैप क्या बता रहा है, दिशा, है ना, डायरेक्शन बता रहा है। तो i कैप के अंदर भी चलो 3, यह मैं चल गया 3i कैप। अब y डायरेक्शन में मेरे को चल रहा है प्लस, है ना, तो प्लस का मतलब ऊपर। अगर यहाँ पर माइनस होता तो मेरे को नीचे की तरफ जाना पड़ता, है ना। अगर प्लस है तो इसका मतलब मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा, और नेगेटिव है तो मेरे को नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव 4, तो 1 2 3 4, है ना, तो ये हो गया मेरा पॉजिटिव
4, ये कितना चला मैं 4j कैप, यानी कि अभी मैं जिस कोऑर्डिनेट पे हूँ, अभी मैं जिस निर्देशांक पे हूँ, वो कौन सा है मेरा, वो है मेरा 3,4। वो कौन सा है मेरा 3,4। आया क्या समझ में? ये सब 11th का है, 11th के मैथ का है, 11th की फिज़िक्स का है ना। तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा खींचूंगा नहीं, लेकिन तो भी इतना तो बताऊंगा कि आपको आज का जो कुलाम्स लॉ वेक्टर फॉर्म है वो समझ में आ जाए। तो ये हो गया मेरा 3, ये हो गया मेरा 4, यानी इसको मैंने ऐसे लिखा था ना 3i कैप प्लस 4j कैप। अब देखना, अगर मेरे पास कोऑर्डिनेट दिया है और इसको भी देखो, इसका अगर आपको निकालना है कि इसका वो क्या कहते हैं ना, समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा है ना। तो समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है कि एक वेक्टर अगर इधर है 3i के है ना, एक वेक्टर इधर है a वेक्टर, एक वेक्टर मेरा इधर है b वेक्टर, तो इन दोनों का जो परिमाण होगा वो कितना होगा, इन दोनों का परिमाण क्या होगा कि इसका जो समांतर चतुर्भुज बनाओ, पहले तो ये है, तो ये और ये है ना, तो ये बना और ये, ठीक है, ये है ना। तो पहले तो बनाओ समांतर चतुर्भुज और फिर इसको विकर्ण खींच दो। अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही है इतना फास्ट में, वैसे ये रिवीजन एज ए रिवीजन चल रहा है, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट में बताओ, और फिर क्या होगा, और फिर मैं इसका सेकंड लेक्चर बना दूंगा। ये देखो फिर क्या हो गया, ये इसका विकर्ण, और जो इसका विकर्ण है ये इसका परिमाण है। ये क्या है, इसका परिमाण r, और इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है भाई r बराबर √a² + b² माइनस 2ab cos थीटा माइनस 2ab cos थीटा, a वेक्टर b वेक्टर, ऐसा इसका रिजल्टेंट है ना। अगर देखना मैं और बताता हूँ अंदर कराऊंगा। अभी देखो कि इधर तो मैं चला 4 मीटर है ना, 1 2 3 4 है ना, इधर तो मैं चला 4 मीटर और इधर मैं चला 6 मीटर, 1 2 3 4 5 6, तो मैं टोटल पहुंचूंगा कहाँ। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कितना चला 6 मीटर आई कैप, ये आई है ना, प्लस 4 मीटर जे कैप, ये मेरा जे है, तो मैं पहुंचूंगा कहाँ। तो इसके लिए मेरे को वेक्टर फॉर्म लगानी पड़ेगी, क्योंकि विस्थापन एक सदिश है। तो वेक्टर फॉर्म के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं बनाऊंगा सदिश, नहीं समांतर चतुर्भुज, तो इसके ये समांतर लाइन खींची और इसके भी मैंने समांतर लाइन खींची। अब मैं क्या कर दूंगा, इसका वेक्टर खींचूंगा है ना, इसका नहीं विकर्ण खींचूंगा। तो ये लो, ये जैसे ही मैंने इसका विकर्ण खींचा तो मैं इस पॉइंट पे पहुंचा, और ये पॉइंट मेरा 6,4 है। ये पॉइंट मेरा क्या है 6,4 है ना, होता है ना। तो इसका जो विकर्ण होता है, विकर्ण है ना, इन दोनों को मिलाने वाला जो विकर्ण होता है, इन दोनों समांतर चतुर्भुज के इस भुजा और इस भुजा को जो मिलाता है वो विकर्ण होता है। और ये जो विकर्ण होता है ये इसका और इसका परिमाण होता है ना। इसको और भी अच्छे से फील करेंगे। अभी इसको मेरे को लग रहा है कि इसकी फील बिल्कुल नहीं आ रही है आप लोगों को, अभी इसकी फील बिल्कुल नहीं आ रही, लेकिन हाँ अभी मेरे को सिर्फ ये बताना है कि निर्देशांक कैसे होता है। तो निर्देशांक क्या ऐसे होते हैं कि ये 3 है तो ये 4 है, तो ये इस तरीके से लिखा है। तो अगर मेरे को दिया है कि आपके पास में मेरे को डायरेक्टली दे रखा है कि एक निर्देशांक दे रखा है 6,1 निर्देशांक दे रखा है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा 6i कैप प्लस j कैप। यही तो मेरी इसकी वेक्टर फॉर्म बन रही है। क्योंकि अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 5 6 है ना, ये बड़ी लाइन है, तो ये कितनी हो गई, ये हो गया मेरा 6i कैप है ना, ये मेरा हो गया 6i कैप, और ये कितना हो गया मेरा 1j कैप है ना, ये मेरा कितना हो गया 1j कैप जो कि इस डायरेक्शन में, और 6i कैप जो कि इस डायरेक्शन में है। फिर मैं क्या करूँगा, इसको मिला दूंगा ऐसे। तो ये मेरा जो कोऑर्डिनेट है, उस कोऑर्डिनेट के लिए मेरे को ये वेक्टर चाहिए है ना, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे। ये जो मेरा विकर्ण बना है, ये जो मेरा विकर्ण बना है वो 6i कैप प्लस j कैप को प्रदर्शित करता है। उसके बाद में देख यार, उसके बाद में होता है, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि x दिशा में बल लग रहा है उसको दर्शाने के लिए मैंने i कैप यूज़ किया, y दिशा में बल लग रहा है उसको दर्शाने के लिए मैंने क्या करा 4j कैप बना दिया है ना, j कैप ही तो बनाया। अगर यहाँ पर मेरे पास i कैप j कैप की उत्पत्ति नहीं होती तो मैं यहाँ पर क्या लिखता x कैप, यहाँ पर मैं क्या लिखता x कैप है ना। करो ऐसे भी मत करो, चलो छोड़ो, सब छोड़ो। ये कण है, इस कण को
मैंने कह दिया कि -4i कैप पे ले जा, यानी 4 -i कैप के ऊपर लेकर जाओ। तो मेरे को इतना पता है कि ये जो लाइन होती है ये मेरी आई कैप की होती है, ये जो मेरी लाइन होती है ये मेरी आई कैप की होती है ना, क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट है और एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब ये आई कैप। अब यहाँ पर क्या दे रखा है माइनस, यानी माइनस का मतलब मैं इधर चलूँगा तो 1 2 3 4, तो ये मेरे को पता चल गया कि ये 4 ऑफ माइनस आई कैप है। अगर अब मैं कहूँ कि इसको अब लेकर जाओ प्लस के 6 आई कैप पे, मैं क्या कह रहा हूँ, इसको अब लेकर जाओ 6 आई कैप के ऊपर, है ना। तो अब क्या करोगे, 6 आई कैप, यानी कि अब देखना, अब यहाँ से लेके जाओ 1 2 3 4 5 6, तो ये अब यहाँ पर पहुँच गया। आ रहा है क्या समझ में? आई कैप क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है, किसकी, विस्थापन की। विस्थापन कैसी राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है, बल भी एक सदिश राशि है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो अभी मैंने विस्थापन के लिए किया है वो मैं अभी बल के लिए भी करने वाला हूँ, वो मैं अभी बल के लिए भी करने वाला हूँ। अगर यहाँ पर आपको घोच पोच लग रही है, जिसने 11 ढंग से पढ़ी है उसको तो ये सब समझ में आ जाएगा कि अब मैंने मैं बताना क्या चाह रहा था और अब मैं जो करूँगा वो मैंने क्यों किया। अगर आपको मैं अब जो करने वाला हूँ वो नहीं समझ में आता तो आप ऐसा करो, कमेंट में डाल दो, मैं 11th के लिए एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है। कमेंट में डाल देना कि 11th के लिए वीडियो बनाओ वेक्टर के लिए, ठीक है। तो वेक्टर के लिए और वीडियो बन जाएगी। यानी कि अब देखना, मेरे पास ये कितना है Q1, ये कितना है Q2, ये दूरी कितनी है R। F कहाँ लगता है, इन दोनों को मिलाने वाली दूरी के अनुदिश, इन दोनों को मिलाने वाली दूरी के अनुदिश। तो F की जो डायरेक्शन है, F की जो डायरेक्शन है, F की जो दिशा है वो किसकी है, वो R की है ना। वहाँ पे मैं क्या करता था कि यहाँ पर तो मैंने लिख दिया, अब जैसे 5 है तो ये लिख दिया मैंने 5 आई कैप, 6 है तो ये लिख दिया मैंने 6 जे कैप। यहाँ पर F है और R के अनुदिश लग रहा है तो मैंने क्या लिख दिया, F R कैप। क्या लिख रखा है मैंने, F R कैप, ठीक है। क्यों लिखा ये मैंने बता दिया कि दिशा की वजह से लिखा। ये R की दिशा में है ना, ये R है, 1 2 3 मतलब है ना, ये R है तो ये R की दिशा में लग रहा है इसलिए। अब देखना ये ऐसे है, यहाँ पर एक चार्ज ऐसे है Q1 Q2, दोनों को मिला दो। इसको अगर मैं R कह रहा हूँ, अब मैं R नहीं कह रहा, इसको अब मैं कह रहा हूँ D कह रहा हूँ। इन दोनों को मिलाने वाली दूरी को मैं क्या कह रहा हूँ, D। तो बताओ कि बल कहाँ लगेगा, बल इधर ही तो लगेगा, इधर बल लगेगा। और अब बल कितना होगा, और बल को मतलब वेक्टर फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा, F D कैप। बल कितना लिखने वाला हूँ मैं, F D कैप। अब समझ में आ गया होगा, है ना, अब समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल करें, ओके एक और एग्जाम्पल करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ कि ये लो ये दूरी है R, ये है 2 कूलाम, ये है 3 कूलाम। मैं क्या कह रहा हूँ कि 2 कूलाम के कारण 3 कूलाम पर लगने वाला बल को सदिश रूप में लिखो। तो ये देखो, ये इधर की तरफ लगेगा, है ना, ये इधर की तरफ लगेगा, फोर्स है तो लिख दो F। अब F बराबर K Q 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन R²। अब ये लग किधर रहा है, इधर की तरफ, तो मैं क्या लिखूंगा, R कैप। मैं क्या लिखूंगा, R कैप। ये R कैप इस वजह से आता है ना, ये R कैप इस वजह से आता है। अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इधर भी ये कि यही लिखूंगा, है ना। F वेक्टर चाहिए मेरे को, क्या चाहिए, F वेक्टर। तो F वेक्टर बराबर कितना होगा, F इंटू R कैप। F वेक्टर बराबर कितना होगा मेरा, F इंटू R कैप, है ना। F क्या है, F इसका परिमाण है ना। जैसे कि अगर यहाँ पर बल लग रहा है 4 न्यूटन, है ना, तो 4 न्यूटन मतलब F की जगह कितना आ जाएगा, 4 न्यूटन। और हमारे को पता है कि F बराबर कितना होता है, K Q1 Q2 बाई R²। F बराबर कितना होता है, K Q1 Q2 बाई R²। R² की जगह ये रहा R², ये लो R²। और अब मैंने क्या लगा दिया, R कैप। आया समझ में, ये F वेक्टर है, ये क्या है, F वेक्टर है।
तो एफ वेक्टर को आप डायरेक्टली भी इसी तरीके से लिख सकते हो और एफ वेक्टर को आप इस तरीके से समझ सकते हो। ये समझने के लिए बताया था मैंने, है ना, कि 4 न्यूटन तो लग रहा है यार। मैंने क्या कहा, 4 न्यूटन तो लग रहा है, लेकिन 4 न्यूटन किस दिशा में लग रहा है, तो वो 4 न्यूटन लग रहा है आई कैप में लग रहा है ना। मतलब 4 न्यूटन जो है वो आई कैप में लग रहा है, या फिर 4 न्यूटन जे कैप में लग रहा है, या फिर 4 न्यूटन किसी रैंडम आर कैप पे लग रहा है। वो कौन सी डायरेक्शन है, तो ये जो डायरेक्शन है वो आर कैप बताता है। ये जो डायरेक्शन है वो आर कैप बताता है। और आर कैप क्या है, एक एकांक सदिश है। आर कैप क्या है, एक एकांक सदिश है। आर कैप से गुणा करने पर यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आर कैप बराबर 1 होता है। आर कैप बराबर 1 होता है, ठीक है। आर कैप बराबर कितना होता है मेरा, 1। आर कैप बराबर 1 होता है। और अगर मैं किसी चीज़ को 1 से गुणा भी कर दूँ या 1 से भाग दे दूँ, 1 से कुछ भी करूँ, तो उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ दिशा बताता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, दिशा बताता है। उसके बाद में देखना, लगा दी दिशा। अब देखना एफ वेक्टर बराबर के Q1 Q2 आर स्क्वायर। आर कैप कितना होता है, इधर देखना, आर कैप बराबर आर वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ आर वेक्टर। आर वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ आर वेक्टर, है ना। या तो मैं ये लिख सकता हूँ, या फिर आर कैप बराबर आर वेक्टर अपॉन आर, ये और ये बराबर होता है ना। मॉड्यूलस ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर, ये मैं लिख सकता हूँ। मॉड्यूलस ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर, है ना। आर कैप बराबर आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर, ठीक है। तो के Q1 Q2 और आर कैप की जगह मैंने क्या लिख दिया, आर वेक्टर अपॉन आर। आर वेक्टर अपॉन आर, है ना। अब देखना आर और आर गुणा हो जाएगा, तो के Q1 Q2 आर क्यूब और ये गुणे में आर वेक्टर आ गया, ठीक है। आया समझ में। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाता है कि सदिश रूप लिखो। हम इसके जितने भी न्यूमेरिकल करते हैं उसके अंदर ये सारी चीज़ें एक अदिश की तरह है जोड़ी जाती है। एक अदिश की तरह हम इसको करते हैं। हम कभी भी ये फॉर्म लगाते नहीं है। ये फॉर्म आपको ये याद रखनी है कि यहाँ पर आर कैप क्यों आता है ना। ये आर कैप क्यों आया, ये आर कैप इसलिए आया क्योंकि ये आर वेक्टर की आर की दिशा में है ना, आर की दिशा में है। अगर ये दूरी मेरी एम हो जाती, अगर ये दूरी मेरी एम हो जाती, तो मैं यहाँ पर आर कैप नहीं लिखता, अब मैं यहाँ पर लिखता एम की दिशा में, है ना। तो मैं क्या लिखता कि एम कैप। और याद रखना कि एम कैप जो होता है वो 1 होता है। किसी भी चीज़, मतलब आप किसी भी चीज़ को 1 से गुणा कर सकते हो, तो इसलिए मैं यहाँ पर एफ एम कैप लिखता हूँ। तो जब भी मैं लिखूंगा कि एफ वेक्टर कितना होता है मेरा, वेक्टर का मतलब क्या है कि दिशा। ये तो हो गया इसका परिमाण, है ना। बता रहा हूँ कि 8 न्यूटन मेरा एफ है, 8 न्यूटन मेरा एफ है, लेकिन एफ वेक्टर 8 आई कैप इज माई एफ वेक्टर। ये चीज़ अब आप समझ जाना। मैंने इतनी स्लो इसलिए बताई थी क्योंकि काफ़ी लड़कों को ये माइंड में नहीं स्ट्राइक करती है कि ये क्यों होती है। तो ये है कि एफ वेक्टर बराबर 8 आई कैप। और देख लो ये 8 जो है वो एफ ही तो है। अगर मैं न्यूटन भी हटा दूँ या यहाँ पर न्यूटन लगा भी दूँ, ये लो अब मैंने न्यूटन लगा दिया, तो भी ओवरऑल आई कैप से गुणा होना मेरे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आई कैप 1 होता है। आई कैप कितना होता है, 1 होता है। तो इसीलिए यहाँ पर आर कैप मैंने लिख दिया 1, ठीक है। अब मैंने एम कैप लगा दिया, तो यहाँ पर भी मेरा एम कैप हो जाएगा, है ना। अब देखना एफ वेक्टर बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन सूत्र के अंदर अब दूरी आ जाएगी, दूरी का स्क्वायर यानी कि एम का स्क्वायर। तो ये लो दूरी का स्क्वायर और ये ले लो मेरा एम कैप, है ना। ये क्या था, हो गया मेरा एम कैप। तो यहाँ पर भी मेरा हो जाएगा एम स्क्वायर, और यहाँ पर भी मेरा हो जाएगा एम, और यहाँ पर भी मेरा हो जाएगा एम। यानी कि मैं नया लिख रहा हूँ यहाँ पर कि एम कैप बराबर कितना होता है मेरा, एम वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ एम वेक्टर, या फिर एम वेक्टर अपॉन एम, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ एम वेक्टर इज इक्वल टू होता है मेरा एम, है ना। हर बार ये वेक्टर फॉर्म पूछी जाती है, कभी कूलाम के नियम में आएगी,
कभी विद्युत क्षेत्र के अंदर आएगी, उसके बाद में जब आप नया धारा पढ़ोगे तो धारा के अंदर आएगी, चुंबक पढ़ोगे तो चुंबक के अंदर आएगी। हर बार इस तरीके से एक्सप्लेन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट टाइम मैंने बोला था ना, फर्स्ट स्टडी हमेशा कठिन होती है, तो वही वाली बात है। फर्स्ट टाइम आपको सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती है और उसके बाद में तो फिर आप करते जाते हो। एम नीचे कर लेना m³ और ये फिर हो जाएगी m वेक्टर, और m वेक्टर फाइनली हमारे पास में दिशा बता दिया। m वेक्टर ने हमारे को फाइनली दिशा बता दी। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी जो कि डायरेक्ट बोर्ड पूछ लेता है आपको कि सदिश रूप में लिखो कि कूलाम का नियम सदिश रूप में कैसा होता है, तो लड़के रटके चले जाते हैं कि यहाँ पर आर वेक्टर लगाना है। तो वो आर वेक्टर ऐसे नहीं आता यार, आर वेक्टर हमेशा केप की वजह से आता है। आर केप से गुणा करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जितने से आप गुणा कर रहे हो, मतलब अब यहाँ पर देखो आर वेक्टर है तो अपॉन में आर से भाग भी तो दे दिया ना, है आर से भाग भी तो कर दिया। तो कुल मिला के आपका बल तो वो की वही रह जाता है कि K∞ Q2/R। बल का मान तो उतना ही रह गया, लेकिन अब वो दिशा भी बता रहा है। अब वो क्या कर रहा है, दिशा भी बता रहा है ना। तो ये इसका सदिश रूप है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। बुक क्या है मेरे को पता नहीं, लेकिन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ये, है ना, क्योंकि इनमें कंसेप्ट है ना, थोड़ा इनमें कंसेप्ट लगता है। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आई कैप हमेशा दिशा बताता है, आई कैप का कोई मतलब नहीं होता, आई कैप दिशा बताता है। अगर आप विस्थापन करना चाहो तो फिर आप वहाँ से विस्थापन भी कर सकते हो, अगर आप बल देखना चाहो तो वहाँ से आप बल भी देख सकते हो। अगर आपको वेक्टर जोड़ना और तोड़ना नहीं आता तो उसकी क्लासेस भी हो जाएगी, उसके लिए भी लेक्चर्स आ जाएंगे।